ओके, हेलो एवरीवन। दिस इज आफ्ताब आलम। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली माध्यमिक के लिए क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, राइट। तो ये क्वेश्चंस रहेगा PYQ क्वेश्चन। इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहेगा। तो ये प्रीवियस ईयर्स किसका क्वेश्चन रहेगा? ये जो माध्यमिक में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनका रहेगा। देखिए, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं MCQ, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा, उसका चार ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को देखेंगे और इन चारों ऑप्शन को भी देखेंगे साथ साथ, क्योंकि अगर इन केस एग्जाम में इन ऑप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिया तो हमारा क्वेश्चन कोई ना छूटे, है ना। तो हर क्वेश्चन को हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी बताते चलेंगे हम। जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा उसको आपको क्या करना है, साथ साथ नोट डाउन करना है। और ये आज का क्वेश्चन रहेगा टोटल 2023 में जो क्वेश्चंस आ चुका है MCQ क्वेश्चन, वो रहेगा। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहेगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और ये किनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कह सकते हैं ये माध्यमिक जो बच्चे देने वाले हैं 2024 के लिए। ये तमाम क्वेश्चंस लगभग लगभग 15 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उन बच्चों के लिए जो माध्यमिक देने वाले हैं। कोशिश करिएगा कि साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताऊं उसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। आ जाइए, आइए देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। देखिए, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और उर्दू में दोनों में डाला है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, द प्रोसेस बाय विच ऑल द अनइवननेस ऑफ द अर्थ सरफेस आर रिमूव्ड एंड ब्रिंगिंग देम टू ऑलमोस्ट लेवल और इवन सरफेस इज कॉल्ड। देखिए, सवाल ये बोल रहा है कि सतह जमीन की नाहमवारी खत्म करके इसे तकरीबन हमवार सतह वापस लाने का अमल क्या कहलाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये पहाड़ है हमारा, ये हाईलैंड है और ये जमीन नीचे है, यहाँ पे लोलैंड है। तो यहाँ पे इस जमीन पे जब इरोजन का प्रोसेस हुआ, इरोजन मतलब होता है कटाव का अमल हुआ, तो यहाँ का जो ऊपर का जो ये है, ये पार्ट कटा और कहाँ आके डिपॉजिट होना शुरू हो गया, यहाँ पे। इसको मैंने नाम दिया पॉइंट बी, इसको नाम दिया पॉइंट ए। पहले पॉइंट ए ऊंचा था, पॉइंट बी नीचा था। लेकिन जैसे ही कटाव हुआ तो पॉइंट ए हल्का छोटा होना शुरू हो गया और पॉइंट बी का हाइट जो है ये ऊपर होना शुरू हो गया। अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो एक वक्त आएगा ना ऐसा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों बराबर आ जाएंगे, है ना। मतलब जो यहाँ पे गैर यकसानियत था, जो अनइवेननेस था, पहले एक ऊंचा था एक नीचा था, ये खत्म हो गया। अब क्या हो गया, देखिए दोनों इवन आ गया, है ना। इवन आ गया, दोनों इक्वल पोजीशन पे आ गया, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडेशन। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ग्रेडेशन, ठीक है। अगर ग्रेडेशन का बात करें हम लोग, अगर ग्रेडेशन का बात करें हम लोग, तो ग्रेडेशन का टू टाइप्स होता है। फर्स्ट बोलते हैं डी ग्रेडेशन, ठीक है। सेकेंड बोलते हैं हम लोग अग्रेडेशन, ठीक है। देखिए, जब जमीन का यकसानियत, जब जमीन का गैर यकसानियत ना हमवार चीज जब यकसा हो जाए तो क्या कहलाया वो कहलाया ग्रेडेशन, ठीक है। तो जब ग्रेडेशन का अमल कटाव के जरिया होगा, डी मतलब होता है कटाव, इरोजन के जरिया होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिग्रेडेशन। अगर ग्रेडेशन का अमल डिपॉजिट के जरिया हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अग्रेडेशन। कि अग्रे मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है डिपोजिशन को और डी मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कटाव को, दैट मीन्स डिग्रेडेशन एंड अग्रेगेशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पे कि एक मिसाल दीजिए। किसका मिसाल दीजिए? एक मिसाल दीजिए अग्रेडेशन का मिसाल। देखिए, कोई भी जमीन का हिस्सा हो जो जमाव के जरिया बन रहा हो, वो किसका मिसाल हो जाएगा, वो हो जाएगा अग्रेडेशन का मिसाल हो जाएगा। जैसे डेल्टा,
या होता है फ्लड प्लेन, सैलाबी मिट्टी, ये सब अग्रेडेशन का मिसाल है। फिर ऑन द अदर हैंड देखिए यहाँ पे डिग्रेडेशन का मिसाल क्या होगा। डिग्रेडेशन का मिसाल आप याद रख लीजिएगा, इसका मिसाल होगा पेनी प्लेन। क्या बोला मैंने? पेनी प्लेन इसका मिसाल हो जाएगा। इसका मिसाल होगा डिग्रेडेशन का, मतलब कटाव का जरिया हो रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, वो अमल जिसके मुताबिक हवाएं रेगिस्तान की सतह से बालू उड़ाकर ले जाती है, दैट मीन्स द प्रोसेस बाय विच सैंड्स फ्रॉम द डिजर्ट सरफेस आर लिफ्टेड एंड स्वेप्ट अवे, उड़ाकर ले जाती है किसके जरिया? हवा के जरिया। तो वो अमल क्या कहलाता है? देखिए, मान लीजिए ये हमारा है डिजर्ट। ठीक है, डिजर्ट के अंदर बहुत सारा बालू रहता है, पता है ना, सैंड रहता है। तो हवाएं क्या करती हैं? हवाएं क्या करती हैं? हवा को हम लोग बोल सकते हैं ना विंड। हवाएं क्या करती हैं कि इन बालू के हिस्सों को उड़ाकर एक जगह से दूसरे जगह पर लेके आ जाती हैं, है ना। और हवा का उड़ाना इन बालुओं को यही कहलाता है क्या? ये कहलाता है डिफ्लेशन। क्या कहलाता है? डिफ्लेशन, उड़ाव कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे और बाकी सारे ऑप्शन अगर हम देखें, अगर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एब्रेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एब्रेशन, दैट मीन्स घिसाव। देखिए अगर यही बालू का हिस्सा उड़ता चला जाए और जब ये किसी पहाड़ से टकराएगा या जब किसी चट्टान से टकराएगा, तो घिसाव की वजह से क्या होगा, ये जो पहाड़, जो उबड़ खाबड़ था पहाड़ में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पहाड़ हो जाएगा हमारा स्मूथ, है ना। मतलब क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं चिकना हो जाएगा, है ना। ये ऊपर का जो सरफेस है ये हो जाएगा चिकना। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे बालू के जर्रे हैं, ये हवाओं के जरिए इस पहाड़ पे लड़ रहे हैं, और इस पहाड़ का ऊपरी सरफेस जो नाहमवार है, जो उबड़ खाबड़ है, ये क्या हो जाएगा, घिसाव की वजह से हो जाएगा चिकना। और इसी को हम लोग बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है, अब देखिए एक प्रोसेस है एट्रीशन। एट्रीशन देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये बड़ा सा हमारा क्या है, एक रॉक है। ठीक है, और ये रॉक कहाँ मौजूद है? ये रॉक हमारा मौजूद है डिजर्ट में, है ना। अब डिजर्ट में क्या होगा, विंड क्या करेगा, इस बड़े से रॉक को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा? स्मॉल पार्ट्स में तोड़ेगा, स्मॉल पार्ट्स में इसको तोड़ देगा। और जब ये स्मॉल पार्ट्स में टूट जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बालू, है ना, सैंड्स बनाएगा। और यही प्रोसेस कहलाता है एट्रीशन कहलाता है ना, रगड़, एट्रीशन कहलाता है। तो मैंने क्या बताया, हवा का बालू को उड़ाना डिफ्लेशन कहलाता है। वही बालू जब किसी पहाड़ में जाके घिसेंगे तो उस पहाड़ को चिकन कर देंगे, है ना, स्मूथ कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एब्रेजन कहलाएगा। और जब कोई बड़ा सा चट्टान टूट कर बहुत सारे छोटे छोटे बारीक जर्रों में टूट जाएगा और बालू बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एट्रीशन। अब आप कमेंट में बताइएगा कि सॉल्टेशन क्या होता है, कमेंट करिएगा। अगर डेफिनेशन आपको पता हो तो सॉल्टेशन का देखेंगे कमेंट, हम सबका लाइक करते हैं, कमेंट देखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आप सब सवाल उतारते जाइएगा साथ में। ओके, आइए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हम लोग का, कि द मीन एयर प्रेशर एट सरफेस लेवल इज, देखिए समुद्री सतह पर हवा का दबाव कितना है। समुद्री सतह पर हवा का दबाव कितना है, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कितना है? 1013 MB, दैट मीन्स 1013.2 MB। MB का मतलब होता है, पहला बात, मिली बार। और समुंदर के ऊपर हवा कितना प्रेशर डालती है, आप बोलिएगा, ये 1013.2 MB मतलब मिली बार हवा का दबाव पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आप बोलिएगा समुद्र के सतह पर पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ हम एक्स्ट्रा बात जाने, देखिए तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है O3। O3 किसका साइंटिफिक नेम होता है? आप बोलिएगा O3 होता है साइंटिफिक नेम ओजोन गैस का। ठीक है, ओजोन गैस का होता है। और ओजोन गैस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जब मेजरमेंट करेंगे, है ना, जब नापेंगे, उसकी पैमाइश करेंगे, तो इकाई तो होगा ना, इकाई होगा। इस इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट में। तो कौन सा यूनिट में हम लोग करते हैं? आप बोलिएगा हम लोग ओजोन गैस को डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। जैसे देखिएगा,
मिल्क, दूध हम लोग किस में मापते हैं? दूध हम लोग मापते हैं लीटर में, है ना। अगर हम लोग बात करें अनियन, प्याज वगैरह, आलू प्याज वगैरह, तो हम लोग उसको मापते हैं केजी में। बिल्कुल उसी तरह से डॉप्सन भी इकाई है। किसका इकाई है? आप बोलिएगा ओजोन गैस की इकाई है। और ओजोन गैस को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? O3 इसका साइंटिफिक नेम है ना। और एक और बात ओजोन गैस के बारे में हम जान के रखेंगे कि ओजोन गैस कुर्रा हवा के एटमोस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाएगा। और स्ट्रेटोस्फेयर अगर स्टार्ट करें सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो पहला आएगा ट्रोपोस्फेयर। पहला लेयर जो आता है एटमोस्फेयर में वो आता है टोपोस्फेयर। उसके बाद सेकेंड लेयर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है ओजोन। ठीक है। और अगर आप लोग बात किए होंगे, एक और बात बताते हैं, एरोप्लेन देखे होंगे ना, एरोप्लेन आसमान में उड़ते हुए। तो एरोप्लेन भी किस लेयर में उड़ता है? ये भी उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। तो ये तमाम बातें आप जान के रखिएगा। ठीक है। और हमारा क्वेश्चन था कि एयर प्रेशर का समुद्र की सतह पर कितना होता है? आप बोलिएगा 1013.2 MB। MB मतलब क्या होता है? मिली बार, है ना। चलिए आइए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है। द इक्विटोरियल, है ना, द इक्विटोरियल क्लाइमेटिक रीजन रिसीव रेनफॉल, दैट मींस देखिए इस्तवाई आबो हवा का इलाका, अगर आप लोग सुने होंगे याद होगा तो, कि खित्ते में बारिश होती है। कितना बारिश होती है मतलब कौन सा सीजन में बारिश होगी? देखिए बहुत सारा सीजन होता है ना। एक सीजन होता है समर का, एक होता है स्प्रिंग का, इसको हम लोग बोलते हैं बाहर का सीजन, एक होता है विंटर, दैट मींस सर्दी या जाड़े का सीजन, है ना। समर को क्या बोलते हैं? गर्मी का सीजन बोलते हैं। तो सवाल ये बोल रहा है कि इक्वेटोरियल जो रीजन है उसको उर्दू में बोलते हैं इस्तवाई आबो हवा का जो रीजन है, यहाँ पे बारिश कौन सा सीजन में होता है? तो आप बोलिएगा चाहे कोई सा भी सीजन हो, यहाँ पे तो बारिश होता रहेगा। कहाँ पे? इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में हमेशा बारिश होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि यहाँ पे सालों भर सूरज जो है ना, स्टेट साइन करता है ना, स्टेट साइन करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा है ना। रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा है, रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा है। और जब ये ज्यादा होगा तो भाप ज्यादा बनेंगे, बारिश ज्यादा होगी। ठीक है। और एक दो बात देखिए इसी से रिलेटेड। एक अगर हम ये ड्राइंग बनाए, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, और ये जो लाइन गया हुआ है इसको हम नाम दिए क्या? इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर का वैल्यू कितना होता है? आप बोलिएगा 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। ये होता है नॉर्थ पोल, इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। और ये होता है साउथ पोल, इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। ठीक है। ये वाला हम लाइन खींचे यहाँ पे, इसका वैल्यू आप मान लीजिए ये है 5 डिग्री। और ये भी इसका नीचे मान लीजिए ये भी है 5 डिग्री। ठीक है। ये जो इलाका है, मतलब इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ में, इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ में, ये जो इलाका है, ये इलाका कहलाता है क्या? ये इलाका कहलाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या कहलाता है? ये कहलाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और इसका और एक नाम है, इसका और एक नाम क्या है? डोल ड्रम। क्या नाम है? डोल ड्रम। यहाँ पे अगर हम बोले आपको कि इस इलाका में प्रेशर कैसा होता है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे प्रेशर होता है एलपी। एलपी मतलब क्या होता है? एलपी मतलब होता है लो प्रेशर, है ना। यहाँ पे प्रेशर हमेशा लो रहता है, ये इलाका हमेशा गर्म रहता है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ की तमाम गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जिसकी वजह से ये इलाका साकिन हो जाता है, डोल्ड्रम हो जाता है ना। और इसको और एक नाम से जानते हैं, बोलते हैं बेल्ट ऑफ कामनेस। क्या बोलते हैं? बेल्ट ऑफ कामनेस भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट वाले रीजन को बोलते हैं। और यही इलाका में सालों भर हमेशा हमको बारिश नजर आएगा। देखिए अगर प्रेशर बेल्ट की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? प्रेशर बेल्ट की बात करें, तो पूरे दुनिया में टोटल 4 प्रेशर बेल्ट है। कितने हैं टोटल प्रेशर बेल्ट? टोटल 4 प्रेशर बेल्ट है, याद रखिएगा। तो इस सवाल में हमने क्या देखा? इक्वाटोरियल क्लाइमेटिक रीजन जो है, यहाँ पे सालों भर हम लोग को बारिश मिलेगी ऑल द ईयर। कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं है, सालों भर मिलेगा बारिश। उसके बाद देखा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इक्वेटर के
5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है ये पूरा। देखिए ग्रीन वाला इलाका, यहाँ पे लो प्रेशर होता है ना। इस वजह से यहाँ पे जितनी भी हवाएं हैं ऊपर चली जाती हैं। जब ऊपर चली जाएंगे तो यहाँ का जो माहौल है हो जाएगा साकिन, काम हो जाएगा, है ना। जब काम हो जाएगा, इसलिए उन लोगों ने क्या नाम दिया, बेल्ट ऑफ कामनेस का नाम दिया। बेल्ट ऑफ कामनेस बोलिए, या फिर क्या बोलिए, डोल्ड्रम बोलिए, इसको डोल्ड्रम ही बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और पूरी दुनिया में कितने प्रेशर बेल्ट है, आप बोलिएगा टोटल 4 प्रेशर बेल्ट है। सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है एक सवाल से, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। द इफेक्ट ऑफ एल नीनो इज ऑब्जर्व इन, देखिए एल नीनो एक हवा है जो मानसून को लाने में बहुत मदद करता है। किससे रिलेटेड है, आप बोलिएगा एल नीनो रिलेटेड है मानसून से, ठीक है। तो सवाल ये कर रहा है कि एल नीनो का जो असर है, जो इफेक्ट है, कौन सा समुंदर में देखा जाता है। अगर समुंदर का बात करें, ओशियन का बात करें, तो पूरी दुनिया में 5 ओशियन है। देखिए 4 का नाम यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। इंडियन ओशियन लिखा हुआ है, आर्कटिक ओशियन लिखा हुआ है, पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है, अटलांटिक ओशियन लिखा हुआ है। और पांचवा जो ओशियन होता है इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है अंटार्कटिक ओशियन। क्या नाम होता है, अंटार्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन पांचों में से किस ओशियन में एल नीनो का असर देखा जाता है। तो आप बोलिएगा इन पांचों में से ये जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन, दैट इज बहरे हिंद या फिर इंडियन ओशियन में हम लोग को एल नीनो का असर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए एल नीनो अगर कैसा हवा है, तो आप बोलिएगा ये एक वार्म विंड है, ये एक गर्म हवा है, ठीक है। एल नीनो एक स्पेनिश जुबान का या फिर स्पेनिश लैंग्वेज का लफ्ज है, ठीक है। और इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड, है ना। इसका मतलब क्या होता है, लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं। और इसका असर कहाँ देखने को मिलेगा हम लोग को, हम लोग को देखने को मिलेगा ये इंडियन ओशन में। अगर सवाल करता है यहाँ पे इफेक्ट के जगह पे, अगर क्वेश्चन में कर देता ओरिजिन, मतलब पैदाइश, है ना, पैदाइश, तो आप क्या करते हैं, द ओरिजिन ऑफ एल नीनो इज ऑब्जर्व है, मतलब अब सवाल आ गया है कि एल नीनो कहाँ पैदा होता है, इसका पैदाइश, इसका ओरिजिन कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर तब हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, बहरे काहिल में एल नीनो पैदा होता है। लेकिन ये घूमते फिरते कहाँ जाता है, इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन में ये अपना असर दिखाता है। अगर पैसिफिक ओशियन का बात करें हम, तो ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशियन है, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। दोनों याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन, दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशियन कहाँ, कौन है, ये है पैसिफिक ओशियन। एक हम लोग नाम सुने होंगे मरियाना ट्रेंच, है ना। मरियाना ट्रेंच मतलब उसको बोल सकते हैं खाई, तो समुद्र के अंदर में बहुत लंबा लंबा गड्ढा होता है ना, स्ट्रेट, वो है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेंच है, इसका नाम है मरियाना ट्रेंच। ये भी कहाँ मौजूद है, ये भी मौजूद है हम लोग का पैसिफिक ओशियन में मौजूद है, ठीक है। ये भी हम लोग का पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में कुछ देखिए। एलिनो मैंने क्या बताया, ये वार्म विंड है। एलिनो के जस्ट अपोजिट एक वर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ला लीना। ये जो है, ये जो विंड है, ये कैसा विंड है, एलिनो का अपोजिट, ये है कोल्ड विंड। ये भी स्पेनिश जुबान से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है, लिटिल गर्ल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिटिल गर्ल, ठीक है। याद रहेगा इतना कुछ बातें। और एक बात अगर जान लीजिए, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, देखिए ओजोन गैस, है ना, ओजोन गैस। तो ओजोन गैस क्या हो रहा है, जब स्ट्रेटोस्फेयर में था मैंने बताया था, तो ओजोन गैस खत्म हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में। और सबसे पहले ओजोन होल बना था कहाँ पे, अंटार्कटिका में ओजोन होल बना था। क्या बना था, ओजोन होल सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था। और किस साल देखा गया था, आप बोलिएगा ये 1985 में देखा गया था। और इसको सबसे पहले बताया था डॉक्टर जेफरसन ने बताया था। कौन, किसने बताया था, डॉक्टर JAF जेफरसन। जेफरसन ने सबसे पहले खोज किया था कि ओजोन होल अंटार्कटिका में बन रहा है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में सुराख बन जा रहा है ओजोन खत्म होने की वजह से। और इसी सुराख की वजह से UV रेज दाखिल हो जा रही है, UV रेज दाखिल हो जा रही है कहाँ पे, जमीन के अंदर में, ठीक है।
इतना कुछ बातें याद रखना है आपको इस सवाल से रिलेटेड। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखिए, यहाँ पे सवाल कर रहा है द टाइम डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाई टाइड एट अ प्लेस इज कॉल्ड। मतलब बोल रहा है कि प्राइमरी हाई टाइड और सेकेंडरी हाई टाइड जब भी रोनुमा होंगे, जब भी होगा, तो इन दोनों के होने में क्या टाइम का डिफरेंस होगा, कितने देर के बाद होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर प्राइमरी टाइड अभी हो रहा है तो कितने देर के बाद ये सेकेंडरी हाई टाइड होगा, ये सवाल कर रहा है। तो ये डिफरेंस जो है ये होता है कितना, आप बोलिएगा, ये होता है 12 घंटा 26 मिनट का डिफरेंस होता है। कितना का डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है 12 घंटा 26 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है। अब आइए दो तीन इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड। देखिए, टाइड, टाइड का बेसिकली दो किस्म होता है, नंबर 1, नंबर 2। एक को हम लोग बोलते हैं नीप टाइड, दूसरा हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड चांद का, है ना, चांद का पहला और 15 तारीख को होगा। क्या बोला मैंने, चांद का पहला और 15 तारीख को होगा। कौन सा टाइड होगा, स्प्रिंग टाइड होगा। जबकि नीप टाइड जो होता है ये चांद का 7वां और 22वां डेट को होगा, मतलब तारीख को होगा। चांद का 7वां और 22वां तारीख को होता है नीप टाइड, जबकि स्प्रिंग टाइड होता है 15 तारीख को और चांद का 1 तारीख को होता है। क्या देखिएगा इसको, ठीक है। और टाइड से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि जमीन पर टाइड होता है ना, पानी का ऊपर उठना, पानी का नीचे गिरना, टाइड कहलाता है। तो ये चांद की कुव्वते कशिश बोलते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिया जमीन पे टाइड होता है। टाइड का टू टाइप्स होता है, निप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। इसको याद रखना है आप लोगों को। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। वेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे जहरीला फजला है। वेस्ट मतलब होता है फजला, ये फजला है। देखिए यहाँ पे सेल्यूलोज तो प्लांट में होता है, ये सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये इतना जहरीला होता नहीं है। एग्रीकल्चर वेस्ट, ये भी तो सड़ गल के सब्जी उब्जी है, खत्म हो जाएगा, ये भी जहरीला नहीं होता है। किचन में तो हम लोग कुछ जहरीला पकाते नहीं है कि कुछ होगा। ठीक है। तो मेन होता है कि मरकरी, मरकरी उर्दू में इसको बोलते हैं पारा। पारा एक टॉक्सिक या पॉइजनस जहरीला कूड़ा करकट बोल सकते हैं या फजला है। देखिए, मरकरी को हम लोग साइंटिफिक नेम से जानते हैं, क्या जानते हैं, Hg। क्या जानते हैं, Hg, है ना। अगर मरकरी के बारे में अगर हम लोग कुछ बातें जाने, तो मरकरी अगर पानी में मिला हुआ है और अगर वो पानी आपने पी लिया तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, आप डिजीज हो जाएगा, आपको आप बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। और उस डिजीज डिजीज का नाम है मीना माटा डिजीज। कौन सा डिजीज है, उस डिजीज का नाम है मीना माटा डिजीज। और ये मीना माटा शहर जापान में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिजीज सबसे पहले जापान में देखा गया था। याद रहेगा। सॉरी, याद रहेगा इतना कुछ। अगर मरकरी ऑप्शन में देता ही नहीं, अगर मरकरी ऑप्शन में देता नहीं, बोलता कि और मुझे ऐसा जहरीला फजला का नाम बताइए मरकरी के अलावा, तो आप बोलिएगा एक होता है काडमियम। क्या होता है, काडमियम। पहले देखिएगा, बैटरी में होता है ना एसिड, बैटरी। और क्या होता है, एक होता है क्रोमियम, 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 है ना। एक होता है, क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सब भी कैसा फजला है, आप बोलिएगा ये सब भी पॉइजनस वेस्ट है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं टॉक्सिक, मतलब जहरीला वेस्ट है। ठीक है। मरकरी तो है, इसके अलावा ये भी सब याद रखिए, क्रोमियम, कार्डमियम, बैटरी या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब भी जो है
फजला है जो हम लोग को माहौल को नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा देखिए दो तीन सवाल एग्जाम से रिलेटेड आ सकता है। वर्ल्ड आ सकता है, देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, है ना। आप कब मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? आप बोलिएगा। हम लोग बनाते हैं इसको 5 जून को मनाते हैं, है ना। फिर हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे मतलब जमीन को बचाने के लिए हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं, है ना। 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। ये सब सवाल आपको याद रखना है। चलिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि ग्रीन वेस्ट से आप क्या समझते हैं, तो आप सिंपली बोलिएगा। देखिए, एग्रीकल्चर वगैरह सब्जी वगैरह जब कूड़ा बन जाता है ना, वेजिटेबल्स से जो जो कूड़ा निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन वेस्ट। ठीक है। अगर सवाल कर दिया ई वेस्ट, ई वेस्ट से क्या समझते हैं? देखिए, बहुत सारा देखिएगा फोन वगैरह खराब हो जाता है ना। तो फोन खराब हो गया तो वो भी तो एक फजला बन गया ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टेक्नोलॉजिकल या इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है, वो सामान अगर कूड़ा बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे, अगर फजला बन रहा है उसको हम बोलेंगे ई वेस्ट। अगर वेजिटेबल्स वगैरह कूड़ा बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन वेस्ट। ठीक है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। मरकरी से होता है मीनामाटा डिजीज। मीनामाटा सबसे पहले हुआ था जापान में। मरकरी के अलावा और भी बहुत सारे पॉइजनस वेस्ट है, जैसे क्रोमियम है, काडमियम है, बैटरी है और नाइट्रिक ऑक्साइड है। सब याद रहेगा? उम्मीद करते हैं याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब सवाल आपके माध्यमिक में आ चुका है। और इससे रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा बातें बताता जा रहा हूँ क्योंकि अगर वो सवाल ना आए तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट तो कुछ ना कुछ लड़ जाएगा। देखिए, एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज, अभी मौजूदा टाइम में कितना स्टेट्स मौजूद है, कितना रियासत मौजूद है? अभी मौजूदा टाइम में कितना रियासत मौजूद है? ठीक है। देखिए, अगर ऑप्शन देखेंगे तो सबसे करेक्ट ऑप्शन हमें नजर आएगा 28। देखिए, एक होता है स्टेट्स, एक होता है यूनियन टेरिटरी। ठीक है। स्टेट अभी इंडिया में है टोटल 28 और यूनियन टेरिटरी है 8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरिया वाइज मतलब रकबा के एतबार से सबसे बड़ा स्टेट जो है वो है राजस्थान, जबकि सबसे छोटा स्टेट जो है वो है गोवा। हो गया। अब देखिए आबादी के एतबार से, पॉपुलेशन मतलब आबादी के एतबार से, आबादी के एतबार से सबसे बड़ा स्टेट है यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। जबकि सबसे कम आबादी वाला स्टेट है कौन सा? सिक्किम। याद रहेगा ये सब चीज। अब आइए यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी में अगर बात करें हम पॉपुलेशन या फिर आबादी के एतबार से, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा आबादी कौन सा यूनियन टेरिटरी में है? आप बोलिएगा। ये है दिल्ली में सबसे ज्यादा है, प्लस क्या मिल देते हैं, प्लस प्लस। या कम है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है। अब माइनस होता है कहाँ होगा? सबसे कम आबादी है, एक आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे आबादी सबसे कम है। अच्छा, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह जाता है कि लक्षद्वीप आइलैंड में एक चीज मिलती है, एक जानदार मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरल रीफ। और इसीलिए लक्षद्वीप को हम लोग बोलते हैं कोरल रीफ आइलैंड भी बोलते हैं। याद रहेगा सब कुछ? याद रहेगा, उम्मीद करते हैं याद रहेगा सब कुछ। आइए नेक्स्ट। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची प्लेटू का नाम, प्लेटू मतलब पठार, है ना, सतह मर्तफा। इसका आंसर होगा लद्दाख प्लेटू, है ना। लद्दाख प्लेटू इंडिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है ना। और देखिए, एक बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या बोलते हैं? दुनिया का छत छत। रूफ ऑफ द वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं पामीर प्लेटू को। इसको बोलते हैं
पामीर प्लेटू को, पामीर प्लेटू इंडिया में नहीं है, हाँ याद रखिएगा, ये तिब्बत वाले इलाके में है। तो पामीर प्लेटू को बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया का सबसे ऊंचा प्लेटू का नाम क्या है? लद्दाख प्लेटू नाम है। ठीक है। अगर हम लोग लद्दाख का बात करें, तो लद्दाख का कैपिटल है लेह, जो कि कारगिल में मौजूद है। लद्दाख का कैपिटल क्या है? लद्दाख का कैपिटल है लेह। ठीक है। लद्दाख में एक वैली नजर आता है जिसका नाम है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली कहाँ है? नुब्रा वैली आप बोलिएगा, ये लद्दाख में मौजूद है। एक लद्दाख में झील है जिसको हम लोग बोलते हैं पैंगोंग सो लेक। लेक मतलब होता है झील। ये भी कहाँ मिलेगा हम लोग को? ये भी लद्दाख में मिलेगा। देखिए, लद्दाख पहले किसका हिस्सा था? आप बोलिएगा लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 31 अक्टूबर को 2019 को इसको जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके एक क्या बना दिया गया? एक बना दिया गया इसको यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया था। यूनियन टेरिटरी को हम लोग बोलते हैं यूटी शॉर्टकट में। तो मैंने क्या बताया लद्दाख के बारे में, कि लद्दाख जो है इसका कैपिटल क्या है? लेह, जहाँ कारगिल में है। लद्दाख में एक वैली है, इसका नाम क्या है? नुब्रा वैली। लद्दाख में पैंगोंग टी सॉन्ग लेक है। लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में इसको जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अपना यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ना। और दुनिया का रूफ किसे बोलते हैं? दुनिया का छत किसे बोलते हैं? आप बोलिएगा पामीर को बोलते हैं। पामीर को बोलते हैं दुनिया का छत। ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आ जाइए देखते हैं यहाँ पे। सॉरी, देखिए, द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा और रिवर यमुना इज लोकेटेड एट। देखिए, बोला है कि गंगा रिवर और यमुना रिवर दोनों आपस में कहाँ मिलती है? तो आप बोलिएगा गंगा और यमुना दोनों आपस में इलाहाबाद में मिलते हैं। अभी इलाहाबाद का एक नया नाम हो गया है, क्या नाम हो गया है? प्रयागराज। अगर आपको ऑप्शन में इलाहाबाद नजर ना आए तो आपको प्रयागराज नजर आएगा, है ना। और ये किस रियासत में है? आप बोलिएगा ये है यूपी में है। कहाँ है? ये यूपी में मौजूद है। देखिए, जहां पे गंगा रिवर और यमुना रिवर आपस में मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा जगह? उसको हम लोग बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। और देखिए, वो जमीन का हिस्सा जो दो नदियों के दरमियान हो उसको हम लोग बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब का रीजन, दो मतलब होता है दो, आब मतलब होता है पानी, है ना। तो देखिए, गंगा और यमुना रिवर जो है इनके दरमियान का जो जमीन होगा, मैदानी इलाका होगा, ये क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा, है ना। और दोआब का जो है जहां पे मिल रहा है ये लोग, इसको हम लोग बोलेंगे संगम। राइट, इसको संगम बोलेंगे। और अभी इलाहाबाद का नया नाम क्या है? इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। आ जाएगा। अगर हम लोग गंगा रिवर के बारे में देखें, गंगा रिवर, गंगा रिवर का टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, दैट इज 2525 किलोमीटर है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट, क्या है? लार्जेस्ट हम इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर है ना। और ये देखिएगा गंगा रिवर के बारे में एक और पॉइंट में याद रखिए, गंगा रिवर स्टार्ट होता है, मतलब कहाँ से पैदा होता है? आप बोलिएगा ये स्टार्ट होता है उत्तराखंड से स्टार्ट होता है। और कहाँ खत्म हो जाता है ये? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाता है। ये सब आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यमुना रिवर के बारे में, तो यमुना रिवर निकलती है यमुनोत्री, एक सेकंड यहाँ से लिखते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना रिवर, है ना। और यमुना रिवर की लंबाई है, कितना लंबा है ये 1376 किलोमीटर तक इसका लंबाई है ना। 1376 किलोमीटर की लंबाई है। एक इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे नोट डालिएगा, नोट क्या डालिएगा, कि ये जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर जो है गंगा का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। एग्जाम में सवाल ये आ चुका है, हाँ। किसका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर? आप बोलिएगा गंगा रिवर का। गंगा रिवर का सबसे बड़ा लंबा माविन रिवर का नाम आप बोलिएगा यमुना है। यमुना का लंबाई कितना है? 1376 किलोमीटर। यमुना कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है ना। इंडिया का सबसे लंबा नदी गंगा, गंगा का लंबाई 25-25 किलोमीटर।
कहाँ से स्टार्ट होता है? उत्तराखंड से। कहाँ खत्म होगा? बे ऑफ बंगाल में। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जमीन कहलाता है दोआब। कौन बनाता है? गंगा और यमुना के दरमियान का जो है, गंगा और यमुना जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं संगम। किस जगह मिलते हैं? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? यूपी में है। हो गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आइए देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया फिर एक। देखिए, रेनफॉल ऑकर्स, ठीक है, फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टरबेंस इन द रीजन ऑफ। सवाल ये कह रहा है कि मगरिबी खलल, डिस्टरबेंस मतलब होता है डिस्टर्ब से निकला हुआ है, के नतीजे में किस जिस खित्ते में बारिश होती है। देखिए, चार ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है: जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, मेघालय, केरला। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर विल बी द करेक्ट आंसर, सही आंसर होगा। और अगर जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन में रही है तो सबसे ज्यादा करेक्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर के अलावा, वो होगा पंजाब रीजन। ठीक है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस किस समुंदर से पैदा होता है? तो आप बोलिएगा ये पैदा होता है मेडाटेरानियन सी से पैदा होता है ना। मेडिटेरियन सी से पैदा होता है, और ये हमारा नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में आता है, पंजाब वाले पार्ट में। किस महीना में आता है? आप बोलिएगा ये सीजन में आता है, आप बोलिएगा ये विंटर सीजन में आता है। और बारिश बरसाता है इस वाले इलाके में, ठंडा के मौसम में बारिश बरसाता है। किसके वजह से बरसता है? आप बोलिएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बरसता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी से पैदा होता है, और ये पंजाब वाले इलाके में आकर बारिश बरसाता है, और जम्मू एंड कश्मीर में बारिश बरसाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जाड़े के मौसम में बारिश होती है। हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, इन इंडिया द स्टेट दैट रैंक फर्स्ट इन कॉफी प्रोडक्शन, है ना, कॉफी के पैदावार में इंडिया का कौन सा रियासत है जो सबसे हाईएस्ट है, रैंक वन है? देखिए, सबसे ज्यादा कॉफी जो होता है ये होता है हम लोग का कर्नाटका में। और अगर पूरे दुनिया में बात करें तो सबसे ज्यादा कॉफी जो होता है वो होता है ब्राजील में। कंट्री का बात करेंगे तो ब्राजील आएगा। अगर इंडिया का बात करेंगे तो कर्नाटका आएगा। देखिए, कर्नाटका में एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम है बाबा बुदान। क्या नाम है? बाबा बुदान हिल्स। ठीक है, और ये हिल्स पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है कॉफी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कॉफी मिलता है। अगर कॉफी का बात करें तो इंडिया में हम लोग को दो किस्म का कॉफी मिलता है, टू टाइप्स का कॉफी मिलता है। क्या क्या कॉफी का नाम है? देखिए, एक कॉफी का नाम है, एक कॉफी का किस्म है रोबस्टा। रोबस्टा कॉफी मिलता है। और एक मिलता है कॉफी, इंडिया में ही मिलता है, क्या लिखा हुआ है? अरेबिका। तो अगर एग्जाम में सवाल आए रोबस्टा और अरेबिका किस चीज का नाम है, आप बोलिएगा ये कॉफी है जो इंडिया में मिलता है। राइट। किस पहाड़ में मिलेगा? द बाबा बुदान हिल्स में मिलेगा। बाबा बुदान हिल्स कहाँ पे है? ये भी कर्नाटका में है। और दुनिया में सबसे ऊपर कौन है हाईएस्ट रैंक पे? दैट इज ब्राजील। ठीक है, ठीक है। दो तीन सवाल कॉटन से भी आता है, कॉटन मतलब सूती कपड़ा, है ना। अगर बात करें कॉटन के बारे में तो सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ होता है? आप बोलिएगा सबसे ज्यादा कॉटन होता है गुजरात में, है ना। और गुजरात में एक शहर है जिसको हम लोग बोलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद बोलते हैं। और अहमदाबाद को हम लोग बोलते हैं मानचेस्टर ऑफ, मानचेस्टर ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? मानचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं अहमदाबाद को। ठीक है, अगर बोल दे कि मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया तो क्या आंसर होगा? अहमदाबाद होगा? नहीं, तब आंसर बदल जाएगा। अगर मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोले तो आपका आंसर हो जाएगा ये कोयम्बतूर, है ना। कोयम्बतूर कहाँ पे है? कोयम्बतूर है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए, आपसे एक सवाल है कि मानचेस्टर ऑफ, कमेंट करिएगा अगर आपको आंसर पता हो तो, मानचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको बोलते हैं? नॉर्थ इंडिया किसको बोलते हैं? कमेंट करिएगा, हाँ, कमेंट करिएगा चैट बॉक्स में। ठीक है, मैंने बताया मानचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं अहमदाबाद को, मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। मेरा सवाल है कि मानचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको बोलते हैं? कमेंट करिएगा अगर आपको आंसर पता है। ठीक है। कॉटन के बारे में अगर एक बात और देखें, कॉटन को हम लोग बोलते हैं फाइबर क्रॉप। क्या बोलते हैं? फाइबर क्रॉप भी बोलते हैं,
या फिर हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप। इसका दो नाम है, कैश क्रॉप या फाइबर क्रॉप, ये दोनों नाम है कॉटन क्रॉप का। ठीक है, कॉटन का नाम है, कॉटन गुजरात में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आ जाइए, देखिए। द लार्जेस्ट स्टील प्लांट ऑफ इंडिया अंडर प्राइवेट सेक्टर इज, देखिए प्राइवेट सेक्टर बोल दिया है ना, ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी के अंडर में है। तो आप बोलिएगा टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जो है, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है स्टील के लिए, ये स्टील के लिए, लेकिन अंडर प्राइवेट, ये प्राइवेट में है, गवर्नमेंट का नहीं है ये। ठीक है, टाटा को हम लोग बोलते हैं टिस्को, शॉर्टकट में हम लोग टाटा को बोलते हैं टिस्को बोलते हैं। और ये किस साल बना था? ये बना था 1907 में, दैट मीन्स 1907, है ना। देखिए, टिस्को जहां मौजूद है वहां पे दो रिवर बहता है, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स बहता है। पहले का नाम है सुवर्ण रेखा रिवर, सुवर्ण रेखा रिवर बहता है। और एक रिवर जो मिलेगा हम लोग को जहाँ पे टिस्को या टाटा आयरन स्टील मौजूद है, उसको हम लोग बोलते हैं खकाई रिवर। क्या बोलते हैं? खकाई रिवर भी हम लोग को नजर आएगा, इन इलाका में मिलता है जहाँ पे टिस्को लोकेटेड है। ठीक है, देखिए दुर्गापुर का बात करें हम लोग, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया गया था, लेकिन हम लोगों ने इसको बनाने के लिए एक कंट्री का हेल्प लिया था। और उस कंट्री का नाम है, क्या नाम है? उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को हम लोग बोलते हैं यूके। ठीक है, याद रहेगा। देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ मिलेगा हम लोग को? ये मिलेगा हम लोग को वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब आइए देखिए भिलाई के बारे में। भिलाई स्टील प्लांट सबसे पहले कहाँ पे मौजूद है? आप बोलिएगा ये मौजूद है हम लोग का छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और भिलाई स्टील प्लांट बनाने के लिए हम लोगों ने जिस कंट्री का हेल्प लिया था वो कंट्री का नाम है रशिया, है ना। अब देखिए एक और है यहाँ पे सलीम स्टील प्लांट। सलेम स्टील प्लांट जो है, सलीम स्टील प्लांट कहाँ मौजूद है? सलीम स्टील प्लांट जो मौजूद है ये आपका मौजूद है तमिलनाडु में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इतना सारा कुछ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। देखिए बहुत लोग तो अभी तक क्लास छोड़ के चले गए होंगे, मुझे पता है कि अच्छा चीज जल्दी हम लोग को अच्छा लगता नहीं है ना, छोड़ देते हैं हम लोग। देखिए सवाल बोल रहा है यहाँ पे, आरएफ ऑफ टोपोग्राफिकल मैप हैविंग द नंबर 74 M7 M/7 इज, देखिए उसका नाम बताना है। आरएफ क्या होगा? एक मैप है जिसका मैप का नंबर क्या है? 74 M 7 देखिए सबसे पहले आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ना, देखिए आरएफ को फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। आरएफ को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका 1:50,000 होता है इसका करेक्ट आंसर। देखिए अब यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करता है मैप डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये वाला जो 50,000 है ये रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राउंड डिस्टेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमने मैप के ऊपर में 1 सेंटीमीटर बनाया, इसका मतलब ये है कि जमीन पे वो हकीकत में कितना सेंटीमीटर है? वो है 50 सेंटीमीटर। समझ में आया? और इसी फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। अब देखिए टोपोग्राफिकल मैप के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि टोपोग्राफिकल मैप बनाता कौन है। तो टोपोग्राफिकल मैप बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में बना था। कब बना था? 1767 में बना था। और ये कहाँ लोकेटेड है, इसका मरकज कहाँ है? तो आप बोलिएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? आप बोलिएगा इसका हेड क्वार्टर है देहरादून में है ना, देहरादून में है। चलिए, आरएफ मीन्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये था हमारा टॉप 14 एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना। किसके लिए? एमपी के लिए, माध्यमिक परीक्षा के लिए 2024 के लिए। इसमें देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन कमन लड़ेगा। ठीक है, तो जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो साथ साथ नोट्स भी बनाए ही होंगे। ठीक है, चलिए जाते जाते एक सवाल करते हैं।
एक होता है खरीफ, खरीफ क्रॉप होता है, खरीफ फसल। एक होता है रबी फसल। दो तरह का फसल होता है, एक होता है खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल। तो हम आपको दिए दो ऑप्शन, ठीक है। एक हम लिखे राइस, एक हम लिखे गेहूं, गेहूं को बोलते हैं व्हीट। तो देखिए यहाँ पे दो फसल का नाम बताए हम। दो किस्म होता है, खरीफ होता है, एक होता है रबी। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से, राइस और व्हीट में से, कौन सा रबी है कौन सा खरीफ है, ठीक है। ये आपका रहेगा होमवर्क। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। हमारा ये ठंकू ठंकू बोलने का स्टाइल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट ईयर का एमसीक्यू वीडियो लेके मिलेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। बाय एवरीवन, टेक केयर।